नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। एक बार फिर पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ देश के 5 वीर जवानों ने शहादत दे दी है। जी हां, सर्वोच्च बलिदान, प्राण न्यौछावर कर दिए भारत मां के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करने की कोशिश में देश ने अपने 5 वीर सैनिकों को खो दिया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ये जो पाले पोसे आतंकवादी हैं, ये कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिख समुदाय के लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। आज जब पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान हुई मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4 जवान शहीद हो गए। सवाल ये, क्या कश्मीर में अचानक आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, जैसा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बता रहे हैं, या फिर ये आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा है? क्योंकि इस साल अब तक अगर आप आंकड़े देखें तो 136 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के जवान ढेर कर चुके हैं। तो आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। पहले जरा रिपोर्ट देखिए आप। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर देश के सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से लड़ते हुए सेना के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। जिस इलाके में आतंकवादियों से ये मुठभेड़ हुई, वो एलओसी से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकी घाटी में दाखिल होने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। सेना के मुताबिक खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने पुंछ जिले के सूरनकोट में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों से इनकाउंटर के दौरान सेना के एक जेसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ अभी भी जारी है। पाकिस्तान की नई टैक्टिस ये है कि जो हिंदू और सिख लोग हैं, और बहुत कम तादाद है इनकी, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए। और ये जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं, ये तो पाकिस्तान के ही ग्रुप्स हैं और ये इनकी मदद कर रहा है। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आम लोग, खासतौर पर अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित और सिख, पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। अब सैनिकों की शहादत के बाद कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। घाटी फिर से जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि केंद्र की शासन है, वहां पर कोई राज्य सरकार तो है नहीं। डायरेक्टली क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है? अभी कुछ दिनों पहले निर्दोष टीचर को, निर्दोष लोगों को फिर मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों जल रही है? आपने तो बहुत बातें करी थी 370 के बाद। हमारे जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ की साजिश को विफल किया है और उस पूरे घटनाक्रम में, उस एनकाउंटर में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है और वो तमाम आतंकवादी जो घुसपैठ करके हमारी सीमा के अंदर आए हैं, उन सबको मौत के घाट उतारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर कश्मीर घाटी के बांदीपुरा और अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ये जो पाकिस्तान वाला आतंक है, इस पर स्ट्राइक कब और कैसे? इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एडिटर, हमारे साथ हमारी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ को आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक अहमद अयाज, ये 2 और खास मेहमान हैं जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं के सिन्हा साहब का। जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि ये 5 जवानों की शहादत का हिसाब कब और कैसे? देखिए रोमाना जी, ये जो शहादत है, जो हमारी बलिदानी है, वो तो एक ऐसा सिलसिला चला है कि ये 30 सालों से रुका नहीं, ये लगातार चलता रहा, क्योंकि ये उसी समय रुकेगा जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जो आपका सबसे बड़ा, जहां से आतंकवादियां गतिविधियां चलती हैं, जब तक आप उसको नहीं मटिया मेल कर दे, उसके इरादे को मटिया मेल ना कर दे, उसको नकारा ना कर दे, ये तो चलती रहेगी। ये देखिए बलिदानी जो आप देख रही हैं, ये अभी जो नई फेज है पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन के ऊपर में, जो तालिबानी, मैं तो ये कहता हूं ये आगाज है। उस आगाज को देखिए, ये सुरनकोट या भिलकाका एरिया या थाना मंडी, ये जो इलाका है,
इन जगह में हम लोगों ने ऑपरेशंस की है जी। ये ऑपरेशंस 2003-4 के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन चला, 130-35 आतंकवादी एक ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन में मारे गए थे। उसके बाद आतंकवाद की कमर टूट गई थी और 17 साल बाद फिर उस इलाके में, तो इसको हल्के में ना लें। ये ऐसा नहीं है कि कोई बौखलाहट है, ये पूरी की पूरी वो ग्रेविटेशंस है जो अब आपकी तरफ ग्रेविटेट हो रही है। जो आप पिस्टल से हमले देखते हैं, जो पत्थरबाज थे, वो अब उन टारगेट किलिंग को करने लगे हैं। उन्होंने अपने को अपग्रेड किया है। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं सर, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। एक रिएक्शन जल्दी से कर्नल दानवीर का लेते हैं। तो कर्नल दानवीर, मतलब ये बड़ी खतरे की घंटी है? हाँ बिल्कुल, जैसा जनरल साहब बता रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये जिस इलाके में ये कार्रवाई हुई है, ये वो इलाका था जब किसी समय इसको लिबरेटेड जोन ये बोलने लग गए थे, और तब ये हिल काका का ऑपरेशन हुआ था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादी मारे गए, और तब से उस इलाके के अंदर आतंकवाद की कमर टूट गई। बट याद रहे, जबकि बात जनरल सिन्हा कह रहे हैं, तब भी यहाँ का लोकल स्थानीय आतंकवादी नहीं था। ये सारे आतंकवादी अक्रॉस द बॉर्डर, जिसको हम FT बोलते थे, फॉरेन टेररिस्ट हुआ करते थे। और आज भी जिस तरीके से एम्बुश किया है रोमाना जी, अगर फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों का काम होगा। ये कोई छोटा मोटा, कोई ऐसे ही 3 महीने की ट्रेनिंग वाले टेररिस्ट के बस की नहीं है कि वो 5 ट्रेन्ड सैनिकों को एम्बुश करके मार सके। यानी कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत ही मतलब खुलकर अगर मैं कहूं तो ये पाकिस्तानी सेना की ट्रेनिंग हासिल किए हुए ही आतंकवादी रहे होंगे जो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर, बल्कि एक्सपीरियंस भी होंगे जी। मैं उसको उस तरीके से नहीं कह रहा हूं, बट ये भी हो सकता है कि ये तालिबान फैक्टर का भी एक नतीजा हो। ये अभी हम इसको कंक्लूजन पे नहीं लेके आ सकते। ये बताएगा जब इनके हथियार पकड़े जाएंगे, इनके पास सामान मिलेगा। अगर ये अमेरिकी सामान लेके आए हुए होंगे, अमेरिकी सैनिकों के सामान इनके ऊपर मिलेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये तालिबान की जो अफगानिस्तान की जंग थी उसके बाद इनको डाइवर्ट किया गया है इस तरफ, और फिर इसका पूरा डायमेंशन पूरे कश्मीर के इस काउंटर टेररिज्म का चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव भी पूरी तरह चेंज हो जाएगा। तो क्या अहमद अयाज साहब, ये सीधे एक तरीके से फॉल आउट माना जाए जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वापसी हुई है? जम्मू कश्मीर में खास तौर अभी हालात कहीं सामने सही सुधर नहीं गए। यहाँ ये स्थिति चलती रहती है, और इसके साथ साथ जो ये अफगानिस्तान की तरफ से जो मसला आ रहा है तालिबान पर, तो ये भी कहा जा सकता है कि उनका कोई इससे हाथ हो सकता है, या उनकी कुछ इसके ऊपर कुछ वो कहीं न कहीं कनेक्शन हो, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि जो आज से ऑपरेशन हुआ है इस एरिया में, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। इससे पहले जो भी गठी कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी को या किसी और को भी टारगेट किया गया, वो तो खैर इसको हम ले सकते कि ये नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल इन द सेंस कि यहाँ की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन आज जो कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि ये सिर्फ महदूद नहीं है लोकल लेवल पर ही। लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ हाथ है, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद बहुत बड़ा वाक़या हो गया। तो मुझे लगता है कि जैसे जनरल सिन्हा ने कहा कि ये एक बड़ी मतलब खतरनाक सूरत हाल दिख रही है। इनकी ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है जैसे यहाँ चलता रहता था, छोटे मोटे वाक़यात पैदा होती थे। आज लग रहा है ये बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, और इसके ऊपर जो भी इसको मैनेजमेंट करते होंगे ऊपर से नीचे तक, उनको इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका सजबाद, इसका हल या इसका। ठीक है सर, मैं उस पर आती हूँ सर कि आखिरकार इसका हल क्या निकले। ये आपकी आवाज जो है वो काफी इको कर आ रही है। अहमद अयाज साहब, आपने अपना माइक, जो आपका माइक है वो म्यूट कर रखा है, उसको प्लीज जरा अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं तब तक जरा शिवम त्यागी का रुख कर लेती हूँ। शिवम, आपका असेसमेंट, यहाँ पर जो 2 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं सेना से जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि साहब ये वो इलाके हैं जहां आतंकवाद की पूरी तरीके से कमर तोड़ के रख दी गई थी, और उन इलाकों में इस तरीके से घात लगाकर सेना पर हमला करना, 5 जवान हमारे शहीद, ये नौबत क्यों आ रही है?
रोमाना जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश के जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनको मेरी श्रद्धांजलि, और कहीं कोई दो राय नहीं है इस बात में कि अपने आप में ये देश के लिए एक बुरा दिन रहा। जहां तक असेसमेंट की बात है, मुझे लगता है कि 2018 में अगर मैं बात करूं तो करीब 644 इंसिडेंट हुए थे आतंकवाद के, खास तौर पर कश्मीर में। 2020 में वो घटकर कहीं ना कहीं 244 हुए, और हमने हमारी जो फौज है उसने सक्सेस रेट को अच्छा किया, चीजें बेहतर हुई। लेकिन अपने आप में इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस तरह से तालिबान की जो सिचुएशन रही है उसके बाद से एक अनरेस्ट इस घाटी में खास तौर पर रहा है। मैं कहता हूं कि इस तरह से पनप जाना फौज के लिए तो एक चैलेंज का विषय है ही, साथ ही साथ में सरकार भी इस पर करीबी नजर रखे हुए, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिस तरह से खास तौर पर 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर एक बेहतर राज्य के तौर पर उभर रहा था। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो वहां अनरेस्ट जरूर है जी। सरकार और फौज की कोशिश इसमें रहेगी कि जल्दी से जल्दी। मुझे लगता है इस पर जरा अभिज्ञान प्रकाश का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अभिज्ञान, वो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, चाहे अनुच्छेद 370 को लेकर हो, 35A को लेकर हो, और वो जो एक सपना जो पूरा देश देख रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में शांति आ जाएगी, वो तो तमाम कोशिशों, तमाम मेहनत पर एक तरीके से पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अर्ली असेसमेंट होगा ऐसा कहना, लेकिन रोमाना इसमें कोई दो राय नहीं है कि संदेश है ये न्यू दिल्ली के लिए। और क्यों हम तालिबान की स्थिति पर, अफगानिस्तान की स्थिति पर बहुत नज़र डाले हुए थे, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को, और सभी लोग समझते हैं इस बात को, कि अगर इसका कोई असर सबसे पहले नज़र आएगा, हालांकि ये दोनों अभी कोई ऐसे सबूत नहीं है कि इसको लिंक किया जा सकता है, तो वो कश्मीर पर नजर आएगा, क्योंकि कश्मीर पर एक नए तरह के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात जो है वो बार बार की जा रही थी। तो इसीलिए ये घटना अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। हमारे जवानों की जिंदगी जब जाती है, हमको सबको पता है कि कितना दर्द होता है। तो ये मैसेज जो है ये न्यू दिल्ली के लिए होगा, और मुझे पता है कि कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार भी यकीनी तौर पर इसको बहुत गंभीरता से लेगी कि उन इलाकों को टारगेट करने से हासिल क्या करना चाहते थे। सर, आपकी नजर में 5 जवानों की शहादत का हिसाब कैसे होगा? नहीं, ये तो देखिए, ये एक एक्टिविटी ऐसी है, मतलब ऐसा कोई मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं कि सीधा, लेकिन आपको जो आप कश्मीर में कर रहे हैं, जिन हालात को तब्दील करने के लिए कश्मीर में कोशिशें कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, मैं अभी बीच की बातचीत और उन सब दौर में नहीं जाऊंगा। इन सब को, जैसे मैंने कहा, नई दिल्ली को वापस देखना होगा और रिव्यू करना होगा, क्योंकि आपको जितनी भी आपकी टेररिज्म को रोकने की, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोकने की जितनी भी आपकी रणनीतियां हैं, वो इससे और भी ज़्यादा आपको कारगर बनानी पड़ेंगी। इसलिए क्योंकि इस घटना से, जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया, आपके एक्सपर्ट्स ने सही पॉइंट आउट किया, कि उन एरियाज़ को जहां पर ये एक्टिविटीज़ को बहुत रिड्यूस कर दिया गया था, तकरीबन कंट्रोल कर दिया गया था, उन एरियाज़ को टारगेट करना ये एक मैसेज है जो दिया जा रहा है। ठीक है जनरल सिन्हा, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जिस तरीके से तमाम एक्सपर्ट्स जो वो कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान को बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को समझना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद अब ये फोकस जो भारत की तरफ बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रहा है, शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान का। और ऐसे में जो बात अभी कर्नल दानवीर कह रहे थे कि ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरीके के हथियार इन लोगों के पास से बरामद होते हैं, तो क्या यहां पर एक कड़ा संदेश देने के लिए आपको लगता है कि स्ट्राइक जरूरी पाकिस्तान पर? वो पैरामाउंट है। देखिए रोमाना जी, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक एक्रोनियम है, एक वर्ड्स लोगों ने पकड़े हैं। ये जो स्ट्राइक्स हैं ना, ये जो प्रोएक्टिव ऑपरेशंस हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। आपके पास पूरे के पूरे एविडेंस हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कोलैटरल ऐसा कुछ पता लग गया आपको, आप पे छट्टे पे कर रहे हैं। आपकी क्लैप जो भी है आपका, उसको हिट करने की, चाहे आप यूएवी कीजिए, आप एयरफोर्स भेजिए, हम आर्म्ड हेप्टर भेजें, ड्रोन्स भेजें, हम खुद करें, खुद ये लगातार चलेगी। ये लगातार ऐसा नहीं कि जो हमें पता है, चिन्हित है, एब्सोल्युटली 8 फिगर ग्रेड रेफरेंसेस हैं, फुल वाला भर गए हैं आतंकवादियों से।
और हम इसको वेट नहीं कर सकते। देखिए रोमाना जी, ये आप ये लेके चलिए, ये आगाज नहीं है, शुरुआत नहीं है, इसमें एविडेंस, क्या एविडेंस खोज रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह से केंद्र ने बहुत, मैं उसको अच्छा माना, जब 16 जगह NIA का रेड होता है, 670 हिरासत में लेते हैं, और वो पत्थरबाज, पूर्व आतंकी, गाइड, जमाते इस्लामी के लोग, तहरीके हुरियत के लोग, उसमें सब राउंडेड हैं। इनको देख करके छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि है तो देखिए, इसी तरह से जिस तरह से आप हार्डकोर एक टेररिस्ट का आप करते हैं, ये नहीं कि आप सरेंडर कर दो, हम ये करेंगे रेडी। और देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेररिज्म नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेडिकलाइजेशन, कट्टरता है। ये हिंदू मुस्लिम का और सिख ईसाइयों का ये नहीं है। कट्टरता जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हमने कहा कि अफगानिस्तान में उसको हिट करना, वहां तो मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है। बिल्कुल, आप वो रेडिकलाइज थॉट है, और उसी थॉट से लोग यहाँ आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या वहां से आए, दोनों एक हैं। आप उसको मत कहिए कि ये छोटा है या बड़ा है, वो सारे के सारे ट्रेंड अनट्रेंड जिन्होंने भी स्लिप है, इसको आपको आयरन फिस्ट कहते हैं। उसमें कोई नहीं कि इसको हम डी रेडिकलाइज कर देंगे फिर मुख्यधारा में ले आएंगे। हो गया समय पूरा। 40 साल की शहादत आपको याद होनी चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं बने हैं कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करें। कहीं भी आतंकवाद या इस तरह की जो जिसको हाइपर आप कहते हैं एक हाइब्रिड वॉर का, ऐसे नहीं होता है। आप पेपरों में उसको डी रेडिकलाइज करके और इलेक्शन करके नहीं कर सकते। वो दूसरी प्रक्रिया है। अहमद अयाज, आप सहमत हैं? अहमद अयाज, आप सहमत हैं मेजर जनरल के सिन्हा के समाधान से कि साहब अब प्रयोग करने का वक्त नहीं है, अब और मौका देने का वक्त नहीं है, इस कट्टरता का इलाज एक ही है कि इसका खात्मा किया जाए सख्ती के साथ? मैं तो ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि क्या रणनीति और क्या प्लान एक्सपेक्ट किया जाएगा, वो तो खैर उसके जो बैठे हैं ऊपर वो लेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि भाई इसको जम्मू कश्मीर एज ए होल ये फ्री होना चाहिए, इस लिहाज से कि अब ये 20 साल से ये मसला चलता आ रहा है, कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, तो इसे निजात मिलनी ही चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक जो भी पॉलिसीज बनाई गई तो उनमें से कोई खातिर का नतीजा नहीं। सर हल निकलना चाहिए, लेकिन वो जो एक रट्टा लगाया जाने लगता है ना फिर जमहूरियत का, कश्मीरियत का, इंसानियत का, उससे आगे बढ़ने का वक्त है। अब यहाँ पर और प्रयोग या और मौके देने का वक्त नहीं है। मेजर जनरल के सिन्हा इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक ठोस इक़दाम करने की जरूरत है ताकि ये कश्मीर जो है इससे मुक्त हो जाए, इस मामला से, इस परेशानी से मुक्त हो जाए। तो एक ठोस इक़दाम लेने की जरूरत है। आप वेट करने की जरूरत नहीं है, या आप एनफ लेट मी टेल यू, एनफ इज इनफ। भाई 30 साल से चल रहा है, अब तो कोई ठोस डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। पर सर एनफ इज इनफ आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब ठोस डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब इस तरीके का फैसले लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध तो वहीं जमीन पर होता है ना कर्नल दानवीर। चाहे अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार का फैसला हो, चाहे 35A को लेकर भारत सरकार का फैसला हो, किस तरीके की आवाजें उठी इसके विरोध में भारत सरकार ने जो फैसले लिए, जबकि फैसले इसीलिए ले गए कि आतंकवाद का खात्मा हो। देखिए बिल्कुल नहीं हुआ ना, सब नहीं होगा, गलत फैसला होगा। सर एक मिनट, कर्नल दानवीर को सुन लेते हैं फिर आ जाऊंगी जी। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि ये अभी जितने भी फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, लेकिन अब एक बड़े निर्णायक फैसले लेने की ज़रूरत है जहां तक आतंकवाद का सवाल है। क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि एक नॉर्मल सी की लहर भी चल रही थी, उस तरीके की आवाज़ें भी आ रही थी श्रीनगर के अंदर। आपने देखा एयरफोर्स डिस्प्ले भी हुआ और ऐसी कई सारी गतिविधियां भी हुई। पहली बार लाल चौक के ऊपर इस तरीके से जश्न आज़ादी भी मनाया गया, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान भी था। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान ये परोक्ष युद्ध हारने की कगार पर है और ये अंतिम फेज में ये चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी चाल नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान भी पूरा प्रयास कर रहा है कि वो अंतिम फेज की लड़ाई ना लड़े, बल्कि दोबारा से वो सक्रिय हो जाए और हावी हो जाए। इसीलिए आपने घाटी के अंदर देखा कि टारगेटेड किलिंग हुई, जिसका जिक्र कर रहे थे हिंदू, मुस्लिम और सिख और ये जो जनरल के सिन्हा साहब। और अभी ये जो आपने एक्टिविटी देखी थाना मंडी के इलाके के अंदर, ये सारी चीजों को अगर मिला के देखें, और ये ना भूलें कि उड़ी के अंदर भी जब प्रधानमंत्री UNGA में संबोधन कर रहे थे तब उस समय 3 इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास भी हुए। तो ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान दोबारा से इंसर्जेंसी को उस लेवल पर जीवित करना चाह रहा है
और जो ग्राउंड पे सिचुएशन होती है और जो उसका सेंस होता है, ये दोनों में फर्क है। ग्राउंड की सिचुएशन जो है वो है, लेकिन सेंस ये निकाल के रखा जा रहा है कि वहां पर भय का एक वातावरण है, कायम किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें निर्णायक लड़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस बात पर तो सब सहमत हैं कि ये जो वक्त है ये अब निर्णायक फैसले लेने का है। ऐसे में केंद्र में मजबूत सरकार है, जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल है। फिर शिवम, निर्णायक फैसले के लिए कदम उठाने में दिक्कत क्या है? निर्णायक फैसला क्यों नहीं? रोमाना जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है निर्णायक फैसले लेने में। सबसे पहले एक चीज, अगर 370 हटाने की बात हुई तो वो निर्णायक फैसला था। इस बात में पूरे देश और दुनिया को कहीं कोई इत्तेफाक नहीं रहना चाहिए कि 370 हटने के बाद वहां पर टेररिस्ट घटनाएं घटी हैं, करीब 60% कम गई हैं। ये भी एक रियलिटी है कि पिछले कुछ समय में पहले फौज पर हमले होते थे, अब सिविलियंस पर हमले हो रहे हैं। मैं इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आतंकवादी किसी पर्टिकुलर धर्म से आते हैं और सिर्फ एक ही धर्म को मारते हैं, वैसा नहीं है। पिछले कुछ समय में जो 6 टीचर्स की, अध्यापकों की किलिंग हुई है, उनमें एक मुसलमान भी था। तो अब उनको किसी भी तरह से कश्मीर को अनरेस्ट करना है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार मजबूत भी है, फैसला लेने वाली भी है, और चाहे कोई भी हो और किसी भी स्तर पे ये पाकिस्तान का फड़फड़ाता दिया ये चाहता हो कि हम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को अनरेस्ट कर पाएंगे, तो ये उनकी भूल है। कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर एक भी फौजी मरता है, एक भी फौजी शहीद होता है। प्लीज ये बताइए, अभी आपने जो बताया कि जो शिक्षक मारे गए उसमें एक मुसलमान भी है, ये कहकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब हम तो यही समझ पा रहे हैं कि वहां पर तो चिन्हित करके जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको निशाना बनाया जा रहा है, वहां तो चुन चुन कर, मतलब आईडी देखते हैं और कश्मीरी पंडित और जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको निशाना बना रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुतायत में ऐसा ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके साथ साथ में कि आतंकवाद किसी भी पर्टिकुलर धर्म को नहीं छोड़ रहा है। पिछले दिनों एक मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो कहते हैं कि वो मुस्लिम व्यक्ति इस हिंदुस्तान के लिए और फौज के लिए काम कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर सबको मिलकर इस आतंकवाद और आतंकवाद के मॉड्यूल को रोकने की आवश्यकता है। माइनॉरिटीज को तो मारा ही जा रहा है। जरा सा कर्नल दानवीर को सुन लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ये कश्मीर का जो ग्राउंड सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हिंदू मुस्लिम और इस दायरे में लेके ना आया जाए। इसमें पाकिस्तान का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस को यह मालूम नहीं है, जो राजौरी और पुंछ के जो मुसलमान हैं वो आतंकवाद में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर। और जो वैली फ्लोर का मुस्लिम है वो जरूर ग्रेविएटेड है टुवर्ड्स टेररिज्म, और उसके पीछे जमायते इस्लामी कश्मीर है जिसका फुटप्रिंट राजौरी और पुंछ में नहीं है या बहुत कम है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हिंदू मुस्लिम और ये कहानी नहीं है। जमायते इस्लामी कश्मीर जो है इसकी पूरी पकड़ पाकिस्तान की आईएसआई के पास में है। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। निचोड़ रख दिया है कि इस मामले को जो हिंदू मुस्लिम या जो धार्मिक एंगल है उससे जरा सा अलग हटकर देखिए। ये पूरी की पूरी साजिश पाकिस्तानी और बदला मांगे इस देश का हर हिंदुस्तानी। जनरल सेना, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी सवाल होगा कि साहब हम ये कहते हैं कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन पर हमने पहुंचा दी है स्थिति को, जो पूरा बॉर्डर एरिया है वहां पर फेंसिंग, कटीले तार, बावजूद इसके ये इन्फिल्ट्रेशन होता कैसे है? देखिए रोमाना, आप ये लेके चलिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी किसी भी बॉर्डर को पूरा के पूरा इम्यूनिटी आप नहीं कर सकते कहीं भी, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो। आप बड़े बड़े दीवार क्यों ना बना लें, आप सर्वेलेंस सिस्टम लगा लें, क्योंकि बॉर्डर इतना ज्यादा लंबा चौड़ा इतना है, उसकी निगरानी आप नहीं रख सकते। वो उसके सुरंग बना लेगा, वो दूसरे तरीके से आ जाएगा, उन पहाड़ों से, उस नालों से आएंगे जहां आपके नहीं लगे हैं। और इतने नाले हैं, इतनी हाइट्स हैं, इतने जंगल हैं, तो ये इन्फिल्ट्रेशन रुकता है डेटरेंस से। तो उसका हिम्मत ना हो कि यहाँ आए तो सेल्फ लाइन तो हमने कम कर दिया था, तो मेरे से 2-3 महीने की बच गई है। मगर वो तो पैसे के बल पे गरीब उन लोगों को लेके आता है, मोटिवेटेड है, जो अपनी जान को अपने बम लगा के उड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सुसाइडल बम्बर्स हैं, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, वो सोच है, इस सोच को आप नहीं मारिएगा जब तक आप रेडिकल, वही इसलिए कट्टरता जो है रेडिकलाइजेशन है, और इसको आप कभी भी इस्लाम से ना जोड़े, इसको कभी मुस्लिम से ना जोड़े, और वही प्रॉब्लम होती है।
यहाँ बैठे हुए चैनल के लोग ये कह देंगे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है जी। या हम एक, वो तो डिवाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा जी। आप इस पर स्ट्राइक नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अंदर में ये नहीं है कि वो वहां की जो वो सोच है उसको आप नहीं मारिएगा और चारों तरफ से मार करनी पड़ेगी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की सर कि तो वो स्ट्राइक जो है वो सोच पर करनी जरूरी है। मैं इस मुद्दे पर ना अहमद अयाज साहब के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो डेटरेंस की बात की, कर्नल दानवीर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। कर्नल दानवीर, जो बात यहाँ पर सिन्हा साहब कर रहे थे कि साहब डेटरेंस जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सीज फायर और उसका उल्लंघन अभी कोई कर नहीं रहा है, तो भारत की तरफ से तो प्रोएक्टिव होकर जवाब दिया नहीं जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो एक तरीके से नापाक अपने मंसूबे उन्हें अंजाम देने के लिए इन आतंकवादियों की अवैध घुसपैठ करा ही रहा है। इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इनफैक्ट यही इसके जड़ पे है। अगर देखिए कि पाकिस्तान ने तो बड़ी चतुराई से सीज फायर कर रखा है और उस सीज फायर के चलते उसका ध्यान, उसने अपना पूरा ध्यान अफगानिस्तान की तरफ ले गया और आपको सीज फायर करके और आपको शांत बिठा दिया। अब वहां अफगानिस्तान मैटर उसके हक में सॉल्व हो गया है, अब दोबारा से वो आपकी तरफ उसने रुख कर दिया। अब वो इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, अपने आतंकवादियों के जरिए आपको टारगेट कर रहा है, लेकिन आपका हाथ बांध दिया है, आपका हाथ सीज फायर से बांध दिया है। अगर सीज फायर ना होता तो आप इसी घटना का जो आज हुई है, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उसको मुंह तोड़ जवाब देते, उसकी फॉरवर्ड चौकियों पर असर होता, उसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे असर होता, उसके आवाम पे असर होता और उसको समझ में आता कि उसने ये क्या किया है। लेकिन अब आपका हाथ बंधा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को एकदम से इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और अपने मफाद में, अपने हित में कदम उठाने चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए और इनिशिएटिव जो अभी पाकिस्तान के हाथ में चला गया है या नजर आ रहा है कि वापस जा रहा है, उसको वापस अपने हाथ में लेकर और उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। याद रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर से इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। 1500 करोड़ रुपए का रोज का फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, तो यह भी ध्यान में रखिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। शिवम त्यागी, फिर हम पाकिस्तान को फायदा क्यों होने दे रहे हैं? हम पाकिस्तान के ढकोसले में क्यों आ रहे हैं? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए शायद सही व्यक्ति नहीं हूं इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं डिफेंस को शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं समझता जितने मेरे सेना के बड़े अधिकारी, जितने मेरे एमएचए में जितने भी तमाम लोग हैं, जैसे कि कर्नल दानवीर भी हैं फॉर दैट मैटर, वो मुझसे ज्यादा बेहतर इस चीज को समझते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए उसका पास देख लेना बहुत जरूरी है। इस सरकार ने कभी भी पाकिस्तान को किसी भी स्तर पर लिवरेज नहीं दिया है। हम उस चीज को लेकर हमेशा से फर्म रहे हैं कि हमें टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, सीज फायर, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी है, जो हमने अपनाई है। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है पूरे देश को भी है कि जिस तरह से सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से सीज फायर करके, जैसा कि कर्नल दानवीर कह रहे थे कि हिंदुस्तान के हाथ तो बांध दिए, लेकिन पाकिस्तान तो उससे फायदे पे फायदा उठा रहा है। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि भारत सरकार वो तो सारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर ही अपनी नीति बनाते हैं ना। ऐसे में अभिज्ञान प्रकाश, अभिज्ञान जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर जो नीति है उसमें कोई अधूरापन है, उसमें कुछ खामी है जिसे दुरुस्त करना जरूरी है? अभिज्ञान, मैं रिस्पॉन्ड करूं। मुझे लगता है अभी अभिज्ञान जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनरल सिन्हा से इसी सवाल का जवाब जनरल सिन्हा अगर आप दे पाए सर। जी हाँ, देखिए जो आप कह रहे हैं कि हमारे उस चीज का फायदा जो दानवीर बोल रहे हैं 100% वो आपसे फायदा ले रहा है। और देखिए क्या है, इस आपको पता होगा सीज फायर के समय पूरे सूरत ताल बदल गए थे। बाजवा साहब कहते थे पुरानी बातें भूल जाओ, यूएई इसमें कूद पड़ा। यूएई का उसने मध्यस्थ इसमें किया था, मध्यस्थता की और आपने सीज फायर दे दिया। तो हम कभी कभी यूएई जिस तरह से हमारे उसके संबंध बने हैं, अच्छे संबंध बने हैं, तो हम उसके दबाव में आ जाते हैं। और ये सबको पता है, हम लोग बोलते रहे, आप बोलती नहीं, चैनलों में आता रहा कि देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि टाइम फ्रेम तो पता ही था ना कि ये अप्रैल, मई में, जून में चाहेंगे और उसके बाद वहां पर ग्रेविटेशन होगी, तालिबान आएगा। मैं तो पहले दिन आपके चैनलों में 10 बार मैं बता रखा हूं, जो लोग कहते थे नहीं तालिबान बदला हुआ है, बदला है, मैं तो कभी कहा नहीं तालिबान बदल नहीं सकता और ये होगा, और ये बहुत जल्दी हो गया। हमारे को शायद था कि 2, 3, 4 महीने और लगे,
पर ये तो बहुत जल्दी हो गया। बिल्कुल। तो देखिए इन चीजों को आप जो जमीन पे जो पड़ती हैं चीजें जी। उनको आप हल्के में, मैं फिर कह रहा हूँ, हल्के में ना लें। बिल्कुल ये पूरा का पूरा आज नहीं तो कल और आपको तो कुल मिलाकर सर ये तो सवाल बनेगा ना यहाँ पर अभिज्ञान प्रकाश की प्रीएम्प्ट करने में कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को हम चूकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं रिस्पॉन्ड करूं? अब अभिज्ञान से मैंने सवाल लिया। अभिज्ञान नहीं, जैसे हमने कहा सारे एक्सपर्ट्स आपको मैं सारे एक्सपर्ट्स को जो डिफेंस के हैं और सही कहा शिवम त्यागी ने कि वो विशेषज्ञता हमारे पास नहीं है, तो उनको गौर से सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली में बैठे लोग हैं, उनको रीथिंक करने की जरूरत है। तालिबान ने जब अपना सर उठाया अफगानिस्तान में, उसके बाद से ही सारे किस्म की एनालिसिस जो है, एंटिसिपेशन जो है, वो आने शुरू हो गए। अभी सही उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे थे कि शायद वहाँ तालिबान सेटल होगा, उसके अपने मसले पूरे होंगे। उससे तो कहीं पहले उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ये कुछ रियलिटीज हैं जिनका काउंटर एक सर ने बहुत अच्छी बात बोली और मुझे अपने तजुर्बे से ये बात बहुत पसंद आई कि इनिशिएटिव किसके हाथ में हो। इनिशिएटिव जो है वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल साफ तौर पर हमारे पास था और पाकिस्तान उसको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट वांट्स टू रेस्ट इट फ्रॉम अस, यानी कि हमसे वो लेना की कोशिश कर रहा है ताकि हम को वहां पर वो अपसेट करे और वो हमसे रेस्ट करे। इसको रणनीतिक तौर पर, क्योंकि इसमें स्वाभाविक है बहुत अलग अलग स्तर पर रणनीति और स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, इसको रोकना बहुत जरूरी है ताकि ये मैसेज ना जाए कि इट इज एडवांटेज पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। ये मैसेज जो है, मैंने मैसेज शब्द का अंग्रेजी के वर्ड का इस्तेमाल पहले भी किया था, फिर कर रहा हूं कि ये मैसेज जो है ये दिल्ली के लिए था और ये वापस जाना जरूरी है कि इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे कि अफगानिस्तान के हालात बदले हैं तो उसका फायदा लेकर आप हिंदुस्तान के लोगों किसी तरीके से बिल्कुल आप नुकसान पहुंचाने का ख्वाब भी देख सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप ये कर रहे हैं और इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि जवाब जो एक बड़ा संदेश होगा वो भारत की तरफ से क्या दिया जाए। यही तो वो पहला सवाल था जिसके साथ आज मैंने हुंकार की शुरुआत की थी और क्यों ये सवाल महत्वपूर्ण था वो आप समझ गए होंगे। हुंकार में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 5 जवानों की शहादत का जवाब क्या है। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है अब जरा अहमद अयाज साहब के पास हमें चलना चाहिए। अहमद अयाज साहब, इस पूरे मामले में बात आ रही है कि साहब नई दिल्ली की नीतियां, नई दिल्ली की पॉलिसी, नई दिल्ली का जवाब, लेकिन एक आयाम कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है वो भी तो इस पूरे मामले में है ना। क्यों कश्मीर की सिविल सोसाइटी सामने आकर लीड करती हुई नजर नहीं आती है? क्यों जिस तरीके से देश के बाकी हिस्सों में हम मोमबत्तियां जलाते हुए आम नागरिकों को देखते हैं, उस तरीके की आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश कश्मीर की सिविल सोसाइटी की तरफ से नहीं दिया जाता सर? ये देखिए रुमाना, ये मामला सिर्फ बातचीत का नहीं है, ये गन के साथ डील करने का मामला है। अभी मुझे याद है जब 370 को एब्रोगेट किया गया तो सारी कश्मीर को गन के बलबूते पर इरगमाल करके रखा। नहीं तो सर ये जवाब नहीं हो सकता। ये जवाब इसलिए नहीं हो सकता है सर क्योंकि दुनिया ने देखा है अफगानिस्तान में जब तालिबान की वापसी होती है तो वहां तो सर औरतें सड़क पर उतर आती हैं। कश्मीर में तो हम आतंकवाद के खिलाफ इस तरीके का आक्रोश आम लोगों की तरफ से देखते नहीं है। क्यों? आप मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। जहां गन का मामला है 370 को एब्रोगेट करने के टाइम सारी कश्मीर को बंद कर दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस गन लेकर थी। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस गन के बगैर नहीं होती शायद लोग बाहर आते। इसीलिए अनुच्छेद 370 को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूँ। अनुच्छेद 370 तो आतंकवाद के खात्मे के लिए कदम था। आप तो यहाँ पर उल्टी बात कर रहे हैं सर, आप तो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे लगता है कर्नल दानवीर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि अभी जो टीचर मारे गए, जो टैक्सी वाला जो मारा गया और जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, कभी कोई पुलिस वाला मारा जा रहा है, उसके खिलाफ लोग क्यों नहीं निकल के आते? क्योंकि बात तो यहाँ पर इंसानियत की हो रही है ना, पॉलिटिक्स की नहीं हो रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं हो रही, बात तो इंसानियत की हो रही है। और ये जो लोग मारे गए हैं ये भी तो कश्मीरी ही मारे गए हैं, तो कश्मीरी के सपोर्ट में कश्मीरी क्यों नहीं नजर आता? बिल्कुल अहमद अयाज। देखिए कर्नल गांधी जी
ऐसा कोई नहीं होगा कश्मीर में जो इस चीज को सदमे से नहीं ताबीर करता होगा या दुख महसूस नहीं करता होगा जो किलिंग्स हो गई है। लेकिन ये कहना कि आप बाहर आके गन के खिलाफ नहीं, तो अयाज साहब ये हमें दिखता क्यों नहीं है कि हमें ये दिखता क्यों नहीं है कि लोग वो सपोर्ट करते हैं जो आप कह रहे हैं? ये हकीकत दिखती क्यों नहीं? क्या अभिज्ञान प्रकाश जल्दी से, क्या इसके लिए जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी जिम्मेदार है कि राहुल गांधी ये तो कह देते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, लेकिन जहां पर एक तरीके से कश्मीर की सिविल सोसाइटी को एक राह दिखाने का रास्ता है वो जिम्मेदारी निभाता हुआ भी कोई नजर नहीं आता है। जल्दी से अभिज्ञान। आपको मालूम है भाई कितने मजहबी लीडर भी मारे गए? मुझे पता है कम है। देखिए पॉलिटिकल ये जो घटना है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस अब मैं आज की तारीख में उसको दोनों को जोड़कर नहीं देखूंगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये तो प्योरली पाकिस्तान डिजाइंड टेररिज्म है हमारे हिस्से के डिस्टर्बेंस को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं कोई शक व शुबा है नहीं, ये पाकिस्तानी आतंक है और इस पर अगली स्ट्राइक जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।